Hello children, good morning. Today our SST topic is the Gupta Empire. आज हम रीड आउट करेंगे कि गुप्ता अम्पायर्स में कौन कौन से किंग हुए हैं, उन किंग्स का टाइम पीरियड कितना है और उन्होंने कौन कौन सा उनके जो काम है, एडमिनिस्ट्रेशन पावर उनकी कैसी थी, इसके बारे में हम रीड आउट करेंगे। हमने जो लास्ट चैप्टर है उसमें हमने पहले कनिष्क कुशांस के बारे में पढ़ा है कि कुशांस कैसे उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन पावर थी कैसा था। अब कनिष्क के बाद जो लास्ट कनिष्क जो कुशांस रूरल था वो था वासुदेव के जब एंड हो जाता है तो उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट होता है गुप्ता अम्पायर। और गुप्ता अम्पायर द नेक्स्ट लार्ज एम्पायर वाज गुप्ता अम्पायर। इट वाज एस्टेब्लिश बाय श्री गुप्ता और ये एस्टेब्लिश किया था श्री गुप्त ने इन 275 सेंचुरी। और टाइम पीरियड कितना था 275 सेंचुरी। ही वो सक्सीडेड बाय हिज सन घटोत्कच गुप्त। वो उसके पास जो उसका उत्तराधिकारी वो कौन बनता है घटोत्कच गुप्त। ही रूल्ड ओवर 280 सेंचुरी टू 319 सेंचुरी। और वो रूल्ड ओवर करता है कब तक 280 से 319 तक। उसके बाद आता है जो घटोत्कच हैं उनका बेटा है जो सक्सेसर है उनका वो है चंद्रगुप्त फर्स्ट। पहले आप ये देखिए ये जो एरो के निशान बने हुए हैं ये गुप्ता अम्पायर है। मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा ये इनका नहीं रहा है एरिया, लेकिन फिर भी ये बहुत ही क्या कह सकते हैं इनका एक स्पेशल प्लेस है इंडियन हिस्ट्री में। वाई क्यों है वो हम आगे रीड आउट करेंगे। अब है घटोत्कच का बेटा हुआ है चंद्रगुप्त फर्स्ट। ही सक्सीडेड हिज सन घटोत्कच इन ईयर 319 में घटोत्कच ने चंद्रगुप्त फर्स्ट को अपना उत्तराधिकारी बनाया। ही वॉज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर इन हिज डायनेस्टी। और ये सबसे इंपॉर्टेंट रूलर है गुप्ता अम्पायर का। इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड द गुप्ता अम्पायर एक्सटेंडेड देयर अथॉरिटी टू एस्टैब्लिश ओवर ऑलमोस्ट द होल नॉर्थ इंडिया। उसने इस टाइम क्या है होल नॉर्थ इंडिया में उन्होंने अपने एम्पायर को एस्टैब्लिश किया है। ही अज्यूम द टाइटल ऑफ महाराजाधिराज। और जो चंद्रगुप्त फर्स्ट है उसने महाराजाधिराज का टाइटल गेट किया है। अब यहाँ तक देखिए फर्स्ट हुए हैं श्री गुप्त जिन्होंने इसको जो फाउंडर हैं गुप्ता अम्पायर के। उसके बाद उनका बेटा होता है घटोत्कच। अब घटोत्कच का बेटा है चंद्रगुप्त फर्स्ट। अब चंद्रगुप्त फर्स्ट का बेटा है समुद्रगुप्त। ये सबसे इम्पॉर्टेंट हैं समुद्रगुप्त। इन्होंने जो भी वर्क किया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है समुद्रगुप्त के बारे में। अब हम ही वॉज द नेक्स्ट पावरफुल रूलर। वो एक बहुत ही मजबूत पावरफुल किंग हुआ है समुद्रगुप्त। ही वो सक्सीडेड हिज फादर चंद्रगुप्त फर्स्ट इन 335 सेंचुरी। और वो उत्तराधिकारी बना है 335 सेंचुरी में। देर आर 3 मेन सोर्सेज ऑफ पीरियड ऑफ समुद्रगुप्ता। जो समुद्रगुप्त है उसके बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है वो 3 टाइप से मिलती है। फर्स्ट है इंस्क्रिप्शंस ऑन अशोकास पिलर एट इलाहाबाद में जो अशोका के पिलर्स हैं वहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिली है। ईरान एडिक्ट्स जो ईरान का एडिक्ट्स है वहाँ से मिली है। कॉइन्स ऑफ समुद्रगुप्त और जो समुद्रगुप्त ने कॉइन्स चलाई थी वहाँ से भी हमें समुद्रगुप्त के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। समुद्रगुप्त वाज नोन एज हिज लॉन्ग मिलिट्री कंपेनिंग ऑन नॉर्थ ईस्ट साउथ। मतलब जो समुद्रगुप्त है उसने बहुत ही उसकी मिलिट्री पावर बहुत स्ट्रांग थी। उसने नॉर्थ ईस्ट और साउथ के मोस्ट ऑफ जो है अपना एरिया को इस्टेब्लिश किया है। ही वॉज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। और उसको कहा जाता था नेपोलियन ऑफ इंडिया। बट द गुप्त अम्पायर वॉज नॉट ए लार्ज दैट ऑफ मौर्य अम्पायर। जैसे मौर्य अम्पायर हमने देखा था कितना लार्ज उनका एरिया था, पाकिस्तान अफगानिस्तान इंडिया का ऑल ओवर उन्होंने कवर किया हुआ था। लेकिन जो गुप्त अम्पायर है वो इतना इस्टेब्लिश नहीं था। ही गेट ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन समुद्रगुप्त फ्रॉम प्रशस्त्री बाय पोएट हरिसेन ऑफ हिज कोर्ट। उनके कोर्ट में एक हरिसेन थे, राइटर हैं, पोएट हैं, उन्होंने लिखी है प्रशस्ति जिससे हमें समुद्रगुप्त के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। अब है चंद्रगुप्त फर्स्ट का बेटा है समुद्रगुप्त। अब समुद्रगुप्त का बेटा है चंद्रगुप्त सेकंड। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही फेमस ये रूरल हुए हैं। समुद्रगुप्त ही वॉज द सन ऑफ समुद्रगुप्त एंड सक्सीडेड हिम 375 सेंचुरी। अब जो चंद्रगुप्त सेकंड है वो समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी है और 375 सेंचुरी में वो किंग बनता है।
जिसके बारे में इंफॉर्मेशन है वो हमें मिलती है पिलर एट मेहरौली, मेहरौली के पिलर से इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। अब मेहरौली का पिलर कहाँ है? नियर कुतुब मीनार दिल्ली, और ये कहाँ पर है? जो दिल्ली की कुतुब मीनार है उसके आसपास है। ही अज्यूम द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। और जो चंद्रगुप्त सेकंड है उसने उपाधि धारण की है विक्रमादित्य की। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने की थी महाराजाधिराज की, ये याद रखना है आपने। जो चंद्रगुप्त फर्स्ट था उसने उपाधि धारण की थी महाराजाधिराज की, और चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की। चंद्रगुप्त वॉज नॉट ओनली ए ग्रेट वॉरियर बट ए एबल एडमिनिस्ट्रेटर। चंद्रगुप्त केवल एक योद्धा ही नहीं थे बल्कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन पावर बहुत अच्छी थी। बट ही वॉज ए ग्रेट पैटर्न, संरक्षक थे किस चीज़ के? आर्ट और लिटरेचर के थे। ही हैड मैनी स्कॉलर्स, पोएट्स, आर्टिस्ट इन हिज कोर्ट। उनके जो कोर्ट है वहाँ पे बहुत सारे पोएट्स थे, स्कॉलर्स थे, आर्टिस्ट थे। द बेस्ट 9 वर नोन एज द नवरत्न। उनके जो बेस्ट 9 थे उनको उन्होंने नवरत्न में उनको वो काउंट करते थे, जो उनके बेस्ट 9 थे। कालिदास वॉज रिवॉर्ड पोएट एज हिज कोर्ट। और कालिदास के बारे में आपने पहले भी सुना होगा, वो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पीरियड के पोएट रहे हैं। अब है एडमिनिस्ट्रेशन पावर कैसी थी? द किंग वॉज ऑल पावरफुल बट एश्योर्ड द वेलफेयर हैप्पीनेस ऑफ द पीपल। जो किंग था वो इस बात का पूरा ध्यान रखता था कि जो जनता है, पीपल हैं, उनके वेलफेयर, उनकी हैप्पीनेस, कि वो खुश रहें, शांति से रहें। अब उनके मिनिस्टर्स कौन कौन से होते थे? फर्स्ट होता था मंत्री, सचिव, जो उन्होंने नाम दिए हुए थे, मंत्री, सचिव, संधि, विग्रामिक और महासंतापति। ये उन्होंने नाम दिए हुए थे जो अपने मिनिस्टर्स थे, और वो उनको एडवाइस देते थे। लेकिन किंग इसके लिए मजबूर नहीं था कि वो उनको एडवाइस दे रहे हैं तो किंग को वो बात माननी होगी, कोई ज़रूरी नहीं था एक्सेप्ट करे इसको, वो उसको डिनाई भी कर सकता था। उसके बाद उन्होंने इसको, जो अंपायर है, इसको डिवाइड किया था प्रोविनेंस में। प्रोविनेंस में जो डिवाइड किया हुआ था उनके नाम थे भुक्टीज और देश। भुक्टीज और देश इनके नाम थे। और इसके बाद जो प्रोविनेंस थे, भुक्टीज थे, वो भी आगे डिवाइडेड थे। भुक्टीज को उन्होंने डिवाइड किया था वेश्याज में, वेश्याज आगे वर्क करते थे भुक्टीज के आगे। द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन वॉज अंडर द विलेज हेडमैन। और जो विलेजेस थे उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो हेडमैन देखता था, उसको बोलते थे ग्रामिक। ग्रामिक उसका हेडमैन होता था। द ग्राम पंचायत लुक्ड आफ्टर द नीड ऑफ विलेजर्स। और विलेजर्स की जो भी इंपॉर्टेंस होती थी, जो भी उनकी ज़रूरतें होती थी, वो ग्रामिक देखता था। अब है सोशल कंडीशन। सोशल कंडीशन कैसी थी? द पीपल हैड ए हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ। जो पीपल थे वो पीसफुल और शांतिपूर्ण, हैप्पी, खुशी का ज़िंदगी जीते थे। जॉइंट फैमिली, उस टाइम जॉइंट फैमिली प्रेवलेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस टाइम में जो जॉइंट फैमिली है उसको प्रेफर किया जाता था। द कंडीशंस ऑफ वुमेन वाज नॉट सो बैड सो गुड ड्यूरिंग दिस लास्ट पीरियड। जो लास्ट पीरियड के अकॉर्डिंग देखें हम, ना तो वुमेन की कंडीशन ज़्यादा अच्छी थी और ना ही ज़्यादा बुरी थी। चाइल्ड मैरिड, इस टाइम जो चाइल्ड की मैरिज होती है वो स्टार्ट हो गई थी। एजुकेशन जो है वो मोस्ट ऑफ अपर क्लास की जो फैमिलीज़ हैं उन्हीं को ही दी जाती थी। अब है इकोनॉमिक कंडीशन। जो इस टाइम की इकोनॉमिक कंडीशन है वो कैसी थी? इंटरस्टेट ट्रेड फ्लोरिश ड्यूरिंग दिस पीरियड। इंटरस्टेट जो ट्रेड है, व्यापार है, वो इस टाइम स्टार्ट हो गया था। और जो उसका ट्रेड का जो रास्ता होता था वो होता था लैंड्स, खेतों के थ्रू, ज़मीन के थ्रू, और रिवर के थ्रू भी इस टाइम जो है ट्रेड किया जाता था। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्लेसेस थे वो थे पेशावर, मथुरा, कौशाम्बी, ताम्री लिप्ति, बुरखोम, उज्जैन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेसेस थे उस टाइम के। द रिवर नेमली, उस टाइम जो मेन इम्पोर्टेंट जो रिवर्स थी, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, ये इस टाइम की इम्पोर्टेंट रिवर्स थी जिनसे क्या किया जाता था? ट्रेड किया जाता था। उस टाइम सिल्वर, गोल्ड, कॉइन, कॉपर्स, इस टाइप की जो कॉइन्स हैं इनका यूज़ होता था। इनको इम्पोर्ट भी किया जाता था। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर उस टाइम का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन था, यानी कि जो कार्य था, मोस्ट ऑफ जो पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर में थी। एंड द फार्मर वाज द ओनर ऑफ लैंड। और जो खेत के मालिक होते थे वो फार्मर्स ही होते थे। फॉर प्रोवाइड इरिगेशनल फैसिलिटीज़, और जो
उनको क्या मिलती थी, इरिगेशन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती थी, उनके लिए वेल्स, कुएँ बनाए गए थे, टैंक्स बनाए गए थे, कैनल्स बनाई गई थी ताकि वो अच्छे से अपना इरिगेशन कर सके। द मेन क्रॉप्स, उस टाइम की जो मेन क्रॉप्स थी वो थी वीट, राइस, पल्सेस, बार्ली, शुगर केन, कॉटन, जूट, वेजिटेबल्स। ये इस टाइम की मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है क्रॉप्स थी। कौन कौन सी थी, वीट, राइस, पल्सेस, बार्ली और क्या थी, शुगर केन, कॉटन, जूट, वेजिटेबल्स। टैक्सेशन रिमेन द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू। उस टाइम जो कर था, टैक्स, वो लिया जाता था और वही मेन सोर्स होता था इनकम का, राज्य की इनकम का। नेक्स्ट है रिलीजन। धर्म कैसा था उस टाइम के लोगों का। ड्यूरिंग दिस पीरियड द किंग हैड द मोस्ट पावरफुल ऑफ वैष्णिज्म एंड शिव। उस टाइम जो मोस्ट ऑफ किंग थे वो वैष्णिज्म और शिविज्म को मानते थे, परंतु जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी उस टाइम बहुत फेमस थे। ये नहीं था कि वैष्णव और शिविज्म ही फेमस थे, उस टाइम बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भी बहुत प्रचार था। सन वॉज द वर्शिप मैनी पीपल। कुछ लोग, बहुत सारे लोग क्या है, सन की पूजा करते थे और उस टाइम सन के टेम्पल्स भी बनाए गए थे। उस टाइम जो इम्पोर्टेंट है हिंदुज़म है या संस्कृत लैंग्वेज है, इसका इस टाइम बहुत प्रोग्रेस पर थी। उसकी प्रोग्रेस की तरफ किंग ने बहुत काम किया है। नेक्स्ट है आर्ट और आर्किटेक्चर। आर्ट और आर्किटेक्चर कैसा था। आर्ट और आर्किटेक्चर ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड वाज हाईली डेवलप्ड इन ऑल ब्रांचेस। जो आर्ट और आर्किटेक्चर था उस टाइम का वो बहुत ही हाईली डेवलप था सभी ब्रांचेस में। उस टाइम स्कल्पटर्स थे, पेंटिंग्स थे, टेम्पल्स बनाए जाते थे, म्यूज़िक पे बहुत ध्यान दिया जाता था। वी फाइंड द बिगनिंग ऑफ टेम्पल बिल्डिंग। इस टाइम स्टार्ट हो गया था टेम्पल्स बनने, टेम्पल्स की जो बिल्डिंग है वो बननी स्टार्ट हो गई थी। पहले 1 रूम वाली जो बिल्डिंग्स थी वो बनाई जाती थी और बाद में बहुत बड़े बड़े लार्ज साइज़ के टेम्पल्स भी बनने स्टार्ट हो गए थे। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें है अजंता की गुफाएं। अजंता और एलोरा की गुफाएं आपने सुना होगा। ये है औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में। अजंता और एलोरा की केव्स हैं जो महाराष्ट्र के कहाँ पर हैं, औरंगाबाद में हैं। प्रेजेंट द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ पेंटिंग एंड स्टोन कट टेम्पल्स। ये जो अजंता और एलोरा की केव्स हैं ये पूरे स्टोन को, पूरे पत्थर को कट करके इसको केव्स को बनाया गया है और इसकी जो इसमें जो इमेजेस बनाई हुई हैं या पिक्चर्स हैं वो सब भी उसी स्टोन को काट के बनाई गई है। मतलब अलग से कुछ नहीं है, स्टोन को कट करके ही टेम्पल बनाया गया है या केव्स बनाई गई हैं और उसमें ही जो पेंटिंग्स हैं वो भी उसी को कट करके, स्टोन को कट करके बनाई गई है। ए लार्ज इमेज ऑफ वराहमिहिर। वराहमिहिर हैं जो देवता हैं, उनकी बहुत बड़ी प्रतिमा है। 4th सेंचुरी की है ये। इमेजेस ऑफ वराहमिहिर एंड महात्मा बुद्ध, और महात्मा बुद्ध की पिक्चर भी आप इसको 3 फेसेस वाली ये नज़र आ रही होगी। ये भी उस टाइम के जो एलोरा केव्स हैं, अजंता केव्स हैं उसमें है और ये सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, सबसे फाइन एग्जाम्पल है देयर एक्सीलेंस ऑफ स्कल्पटर्स मेकिंग इन दिस पीरियड कि इस टाइम में किस टाइप से पत्थर को कट करके पेंटिंग्स या पिक्चर्स या इमेजेस बनाई जाती थी। ओके, नेक्स्ट है लैंग्वेज एंड लिटरेचर। उस टाइम की लैंग्वेज कैसी थी और लिटरेचर कैसा था। गुप्ता पीरियड वाज द गोल्डन पीरियड ऑफ संस्कृत लिटरेचर। इस टाइम को जो गुप्ता एम्पायर है इसको गोल्डन पीरियड कहा जाता है। किसके लिए, संस्कृत लिटरेचर के लिए, क्योंकि संस्कृत की बहुत ज़्यादा फ्लॉरिश पे थी। कालिदास एडोर्ड द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड, और जो कालिदास थे वो कौन थे, चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट के पोएट थे। ही वॉज वन ऑफ 9 गम्स ऑफ द रॉयल कोर्ट, और जो रॉयल कोर्ट होता था उसमें जो 9 नवरत्न होते थे, गम्स होते थे, उनमें से वो एक थे। ही फेमस वर्क्स आर, इन्होंने जो मोस्ट फेमस जो इनकी लिखा है इन्होंने वो है अभिज्ञानम शाकुंतलम, कुमार संभवा, रघुवंशा, मेघदूता एंड मैनी अदर्स। ये इनकी फेमस बुक्स हैं या पोएट्रीज हैं जो उन्होंने लिखी हैं। पोएट हरिसेन आपने सुना है, उसने क्या लिखा था, उसने समुद्रगुप्त के बारे में लिखा था और उसकी जो बुक है वो है प्रशस्ति। हरिसेन ने लिखी है प्रशस्ति। नेक्स्ट है साइंस और टेक्नोलॉजी। उस टाइम की साइंस और टेक्नोलॉजी कैसी थी इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो साइंस और टेक्नोलॉजी की इस टाइम में बहुत प्रोग्रेस हुई है।
astronomy, astrology, mathematics, medicine, chemistry, many other branches of science were developed during this period. इस पीरियड में इनका बहुत डेवलपमेंट हुई है. आर्यभट्ट वॉज ए ग्रेट साइंटिस्ट. सभी को पता है आर्यभट्ट के बारे में, वो एक ग्रेट साइंटिस्ट हुए हैं. और मैथमेटिक्स की उनकी बहुत नॉलेज उनकी हाई थी. ही वॉज द फर्स्ट प्रोवाइड दैट द अर्थ मूव राउंड द सन ऑन इट्स एग्जिस्ट नॉट वाइस वर्सा. जो ये आर्यभट्ट थे ये फर्स्ट थे जिन्होंने बताया कि जो अर्थ है वो सन के चारों ओर रोटेट करती है. ऑन इट्स एक्सिस, अपने एक्सिस पे घूमते हुए वो सन के चारों ओर क्या करती है, रोटेट करती है. आर्यभट्ट ही हैड रिटन ए बुक आर्यभट्टम ऑन मैथमेटिक्स. उन्होंने एक बुक लिखी थी आर्यभट्टम और जो मैथमेटिक्स पर बेस्ड थी. द बुक एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर रूट्स. स्क्वायर रूट्स क्या होती हैं इसके बारे में उन्हें एक्सप्लेन किया गया. प्लेस वैल्यू के बारे में बताया. इंट्रोडक्शन ऑफ जीरो, सभी को पता है कि जो आर्यभट्ट है उन्होंने जीरो की उन्होंने डेवलप किया था, उसको इंट्रोड्यूस किया था. नेक्स्ट है डेसिमल सिस्टम. जो डेसिमल सिस्टम एंड आल्सो ट्रायंगल एंड सर्कल, इस सब के बारे में इंफॉर्मेशन किसने दी है, आर्यभट्ट ने फर्स्ट टाइम दी थी. इवन इक्लिप्स कुड ईजली बी प्रेडिक्टेड. ये है आर्यभट्टा. इस टाइम के 4 फेमस हुए हैं. फर्स्ट है आर्यभट्टा. सेकंड चरक, ए फिजिशियन, वो एक फिजिशियन थे. रोट चरक संहिता, उन्होंने लिखी थी चरक संहिता, फिजिशियन थे चरक. सेकंड है सुश्रुत, ए सर्जन. सुश्रुत उस टाइम के सर्जन थे. रोट सुश्रुत संहिता और उन्होंने लिखी है सुश्रुत संहिता. Their contribution in the field of medicine science is very significant during this period. साइंस है जो मतलब जो सर्जरी से रिलेटेड जो साइंस है मेडिकल में, सुश्रुत का प्लेस सबसे ऊपर रहता है. नेक्स्ट है नागार्जुन, वॉज ए फेमस स्कॉलर ऑफ केमिस्ट्री. केमिस्ट्री के बारे में नागार्जुन की इंफॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा उनकी नॉलेज हाई थी. उन्होंने इसके बारे में, केमिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन दी है. तो इस टाइम हमने पढ़ा है. फर्स्ट है कालिदास, उनकी जो बुक्स हैं, पोएट हैं. सेकंड है हरिसेन जिन्होंने बुक्स लिखी हैं. थर्ड इस टाइम है आर्यभट्टा हुए हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स से रिलेटेड था, उन्होंने ज़ीरो का इन्वेंशन किया. उसके बाद आते हैं चरक. चरक कौन थे, एक फिजिशियन थे जिन्होंने चरक संहिता लिखी. उसके बाद है सुश्रुत. बताइए अब कौन थे, सुश्रुत एक सर्जन थे, ओके, जिन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी है. उसके बाद है नागार्जुन. अब नागार्जुन कौन है, वो एक क्या है, स्कॉलर हैं ऑफ केमिस्ट्री, वो फेमस स्कॉलर रहे हैं. ये आप पिक्चर्स देख सकती हैं चरक की, सुश्रुत की और नागार्जुन की. नेक्स्ट है जो ये हमने गुप्ता एम्पायर पढ़ा, इसमें क्या क्या हुआ, ये कैसा था, इसको हम कहते हैं गोल्डन एज. गुप्ता एम्पायर को गोल्डन एज कहा जाता है क्योंकि इस टाइम में ऑल ओवर हर फील्ड में प्रोग्रेस हुई है. गुप्तास किंग ऑलमोस्ट ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ. उन्होंने हर जिंदगी, जीवन के हर क्षेत्र में उन्होंने क्या की है, प्रोग्रेस की है. हर क्षेत्र में उन्होंने वर्क किया है. दैट इज़ वाई गुप्ता एम्पायर कॉल्ड नोन एज गोल्डन एज ऑफ एनिशिएंट इंडिया. इसलिए इसको गुप्ता एम्पायर को क्या कहा जाता है, गोल्डन एज. इट इज़ ड्यू टू द एस्टैब्लिश ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी, पीस, ऑर्डर. इस टाइम क्या हुआ है, जब गुप्ता एम्पायर था चारों तरफ शांति थी, पॉलिटिकल यूनिटी थी, एकता थी, शांति थी. और क्या था, गुप्ता रूरल्स मेड ए ग्रेट एफर्ट्स ऑफ प्रोग्रेस ऑफ हिंदू रिलीजन, संस्कृत लैंग्वेज. और इस टाइम जो हिंदू धर्म है वो बहुत ही फेमस हुआ है और संस्कृत लैंग्वेज की डेवलपमेंट हुई है. ब्राह्मण्स जो थे, ब्राह्मण्स होते हैं स्कॉलर, सन्स, वोमेन वर रिस्पेक्टिव इन द सोसाइटी. इन सब की बहुत रिस्पेक्ट होती थी सोसाइटी में. और जो इस टाइम है आर्यभट्टा हुए हैं, नागार्जुन हुए हैं, चरक हुए हैं, सुश्रुत हुए हैं, बहुत ही फेमस स्कॉलर्स थे ये. स्टूडेंट्स फ्रॉम फार अवे प्लेस केम टू स्टडी इन द यूनिवर्सिटी ऑफ. इस टाइम बहुत दूर दूर से लोग, बच्चे आते थे पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटीज़ में. और फेमस यूनिवर्सिटीज़ हुई हैं नालंदा, कन्नौज, तक्षशिला, उज्जैन. ये चार यूनिवर्सिटीज़ हुई हैं उस टाइम में. कौन कौन सी, नालंदा, कन्नौज, तक्षशिला और उज्जैन. गुप्ता रूरल्स इनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड. और जो गुप्ताज किंग हुए हैं उन्होंने डेवलप किया है किस चीज़ को, एग्रीकल्चर को, इंडस्ट्रीज़ को, ट्रेड को. दे आल्सो इंट्रोड्यूस कॉइन मेड सिल्वर एंड गोल्ड. और जो गुप्ताज किंग हुए हैं उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है किसको, गोल्डन और सिल्वर कॉइन्स को.
I hope you understand the concept very easily. If you like my video, please like, share and subscribe my channel to get new notification. Okay, thank you.